तो मेड इन नेपाल 101 गाड़ी के बाद हम चाहते हैं कि मेड इन नेपाल गाड़ी बने। तो ये अब आज का हमारा रोड मैप है। डीजल का प्राइस अगर 100 रुपया है और 3 किलोमीटर गाड़ी डीजल की चलती है तो आपका पर किलोमीटर पे 33 रुपए का खर्चा होता है 1 किलोमीटर बस चलाने में। आप इलेक्ट्रिक गाड़ी को कंपेयर करोगे, भले महंगी है 4 गुना, लेकिन आप ये देखोगे कि अगर 1 किलोमीटर चलाना है इलेक्ट्रिक गाड़ी को तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 रुपया लगता है। मतलब हर किलोमीटर इलेक्ट्रिक बस चलाने में आपको 25 रुपये का आपको बचत होती है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी हाइडल पावर एक्स्ट्रा है और शायद आने वाले दिनों में और ज़्यादा होगा। तो बाहर के देशों को बेचने के बजाय अपने ही देश में अगर हम इसका यूज़ करें तो बेहतर रहेगा। दिसंबर फर्स्ट वीक ये साल में 20 गाड़ियाँ आपको काठमांडू में मिलेंगी यहाँ देखने के लिए, और हम और 80 गाड़ियाँ यहाँ पे नेक्स्ट क्वार्टर में भेजने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जनवरी से मार्च के बीच 2022 में और 80 गाड़ी भेजेंगे। मैं फ्रैंकली बताऊंगा कि मैं 30 से 35 कंट्रीज पूरे देखता हूँ इस इलेक्ट्रिक बस के बिजनेस में। जो रिस्पांस आपके यहाँ से मिनिस्ट्री से मिला है बड़ा पॉजिटिव रहा है। तो सपोज कीजिए कि यहाँ से बुटवाल का राउंड ट्रिप 200 किलोमीटर का होता है तो 12 मीटर की बस जा सकती है, 10.5 मीटर की बस जा सकती है। कितना है उसका बैकअप? तो 300 किलोवाट का उसमें बैटरी रहेगा। मतलब इन छोटे गाड़ियों का अगर 175 से 200 किलोवाट है तो वो 300 किलोवाट है। मतलब सिंगल चार्ज में 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर चल जाएगी। जितना हो सके जितना जल्दी वो पोल्यूटिंग व्हीकल से इलेक्ट्रिक बसेस का ज़्यादा यूज़ करे। स्वागत है आपको सुनौलो नेपाल में। थैंक यू। अभी नेपाल में आया, कैसा लग रहा है नेपाल आपको? बड़ा अच्छा है, क्योंकि मैं दुबई से आया हूँ जहाँ के अभी 40 से 43 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और यहाँ उतरते ही इतना अच्छा वातावरण है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा नेपाल आके। ये तो आपका एक टूर है ना, आप वो इलेक्ट्रिक बस नेपाल में सप्लाई करना चाहता है और नेपाल में इलेक्ट्रिक यूरा बस का नेपाल में सप्लाई करना चाहता है, क्या हो रहा है प्रोसेस? तो हमारी जो मेन कंपनी है उसको क्वासिस ग्रुप यूके है। हम लोग यूके बेस्ड कंपनी है और हमारा इंडिया में क्वासिस ई मोबिलिटी करके एक दिल्ली में हमारा ऑफिस है। और हमारा ब्रांड जिस नाम से हम लोग इलेक्ट्रिक बसेस देते हैं उसे यूरा बस के नाम से हम लोग है। ये जर्मन बेस्ड टेक्नोलॉजी है और हमारा बर्लिन में भी टेक्निकल सेंटर है, मतलब डिज़ाइन सेंटर जिसको बोलते हैं। तो वहाँ पे हम पूरी इलेक्ट्रिक बसेस हमारी डिज़ाइन करते हैं और जिस देश में भी आते हैं तो उस देश में हम लोग शुरुआत में कुछ फुल्ली बिल्ट गाड़ियाँ देते हैं और बाद में हम उसी देश में असेंबली के लिए सहयोग करते हैं हमारे लोकल पार्टनर्स को। तो ऐसे हम लोग कजाकिस्तान में कर रहे हैं, इंडिया में कर रहे हैं और आज सहयोग मिला है हमें नेपाल में भी उस टाइप का करने के लिए। तो कुछ गाड़ियाँ तो हम लोग फुल्ली बिल्ट भेजेंगे, बट उसके बाद यहाँ पे अपने लोकल पार्टनर्स के साथ गाड़ियाँ बनाएंगे इलेक्ट्रिक बसेस, ताकि मेड इन नेपाल या मेड इन उस कंट्री का एक उसमें इम्प्रेशन रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लोकल लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो नेपाल में आप असेंबली फैक्ट्री और असेंबली बना रहे कंपनी? हाँ, तो हमारे जो यहाँ पे पार्टनर है सुंदर ट्रेडर्स, उनका एक इंजीनियरिंग फर्म है सुंदर इंजीनियरिंग करके। तो गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने उनको लैंड दिया गया है लुम्बिनी प्रोविंस में और वहाँ पे वो प्लांट कंस्ट्रक्ट करेंगे। और उस प्लांट के लिए जो भी टेक्निकल इनपुट्स है तो वो हम भी एक कंपनी है जिनको टेक्निकल इनपुट्स देंगे। तो हम लोग इंडिया से या जहाँ से भी वो चाहेंगे वहाँ से हम उनको बॉडी और चेसी किट्स देंगे और असेंबली अपने लुम्बिनी प्रांत में होगा। तो उसके लिए हम मददगार टेक्निकली भी करेंगे और उनको वो फैक्ट्री चलाने के लिए मदद भी करेंगे। जैसे नेपाल में है ना, कोई साल से इधर इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक वैन आया है, लोग में इसका इतना आकर्षण नहीं है जी। तो अभी आप असेंबली पॉइंट का साथ में, असेंबली कंपनी का साथ में नेपाल में फैक्ट्री बनाता है और गाड़ी सप्लाई करेगा बोला है, तो इसमें नेपाल क्यों आप नेपाल में मार्केट दिखाए? हाँ, तो सबसे 3-4 वजह है उसकी कि नेपाल क्यों अच्छा मार्केट है इलेक्ट्रिक के लिए। एक तो यहाँ पे डीजल या पेट्रोल बाहर देश से आता है तो हमें एक फॉरेन करेंसी डॉलर्स के साथ खरीदना पड़ता है। सेकंड थिंग, एक बहुत अच्छी बात यहाँ है कि
इलेक्ट्रिक बसेस के लिए जो मेन ऊर्जा है, जो रिन्यूएबल एनर्जी जिसके इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी या तो पानी से आ सकता है, या विंड से आ सकता है, हवा से, या फिर सन से आ सकता है। तो एक बड़ा ऐसा देश है जहाँ पे पानी का इतना यहाँ पे फ्लो होता है कि यहाँ हाइडल से रिन्यूएबल एनर्जी बना सकते हैं। मतलब आपके खुद के पास इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, तो आप फिर डीजल गाड़ियाँ या पेट्रोल गाड़ियाँ क्यों यहाँ पे प्रचलित करना, जिसके लिए आपके पास बाहर से ऑयल लाना पड़ेगा, वो अननेसेसरली देश के ऊपर कर्जा है। तो एक तो ये हो गया। सेकंड जो मेन मुद्दा है, चूंकि ये लैंडलॉक कंट्री है और इतना ब्यूटीफुल हिमालय और ये सब है, अगर आने वाले जनरेशन को अपन अगर ये मेंटेन करना चाहते हैं वातावरण के हिसाब से, तो जितना जल्दी हम फॉसिल फ्यूल मतलब डीजल पेट्रोल गाड़ियों से जब इलेक्ट्रिसिटी गाड़ियों पे आएंगे तो बेहतर रहेगा। तीसरा जो मुद्दा है, यहाँ पे जो सुंदर यातायात जो हमारे पार्टनर्स है जो गाड़ियाँ चलाते हैं, उन्होंने 2 साल से इस पे मेहनत की है। यहाँ पे गवर्नमेंट का भी अच्छा सपोर्ट है। तो मैं इतने प्रांतों को, इतने राज्यों को देखता हूँ, देशों में मैं भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ प्रचलित करने के लिए जाता हूँ। मुझे सबसे अच्छा क्या लगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट, यहाँ पे ऑपरेटर, सभी लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक को बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय जरूर लगेगा। और वो समय इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पे ना बैटरी बनती है, ना कोई गाड़ी बनती है। तो जब आपके ही देश में गाड़ी बनना शुरू होगा तो लोगों को उस गाड़ी पे ज़्यादा विश्वास रहेगा, क्योंकि अपने नेपाल में बन रही है। तो ये 4-5 मुद्दे हैं जिसके तहत हम लोग ने ये सोचा कि नेपाल में हम लोग यहाँ आके सहयोग करना चाहिए। तो 3 मुद्दे जो मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि हमें एक अच्छे पार्टनर मिले यहाँ, हमारा एक अच्छा गवर्नमेंट के यहाँ पे सपोर्ट है, और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी हाइडल पावर एक्स्ट्रा है और शायद आने वाले दिनों में और ज़्यादा होगा। तो बाहर के देशों को बेचने के बजाय अपने ही देश में अगर हम इसका यूज़ करें तो बेहतर रहेगा अपने। जैसा अभी हमारा मुल्क दूसरा मुल्क जैसा नहीं है, फिर पहाड़ ज़्यादा है, उबड़ खाबड़ ज़्यादा होता है, तो उसमें फिर इलेक्ट्रिक बस का क्या होता है? हाँ, तो ये बहुत ही अच्छी बात है इलेक्ट्रिक बस में कि यहाँ पे ना इंजन होता है ना गियर बॉक्स होता है, जो भी होता है बैटरी और मोटर। और मोटर के भी क्या है कि 3 टाइप के मोटर्स आते हैं, और वो सबसे खूबी है। एक मोटर जो कि प्लेन रोड पे चलता है, एक मोटर जो ग्रेडियंट के लिए चलता है, और एक मोटर जो दोनों टाइप का जो हिली टेरेन है वो दोनों में चल सकता है। तो सबसे बेहतरीन बात यह है इलेक्ट्रिक बसेस की कि आप मोटर के डिज़ाइन से आप अपना हिली टेरेन कवर कर सकते हैं। तो दुनिया में आज हर टाइप के मोटर्स अवेलेबल है जो कि हर टाइप के टेरेन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो और एक अच्छी बात यह है कि इसका एक्सेलरेशन, मतलब जो इमीडिएट स्पीड पकड़ने की जो कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रिक बसेस की, वो बहुत अच्छी होती है। तो आप महसूस करेंगे जब आप इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलाएंगे कि डीजल में तो या पेट्रोल में तो थोड़ा समय लगता है चढ़ने के लिए, इसमें तो इमीडिएटली आपको टॉर्क का एक्सेलरेशन मिलता है। तो उस हिसाब से इलेक्ट्रिक पहाड़ में चढ़ने के लिए वो पेट्रोल और डीजल गाड़ी से अच्छा ये और अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें मोटर हाई डेंसिटी के मोटर्स अवेलेबल रहते हैं। अच्छा। जो कि खास हिली टेरेन्स के लिए ही बने हैं। तो मोटर की ये खासियत है कि वो अडॉप्ट कर सकता है टेरेन के हिसाब से, वो डिजाइनिंग में ही हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं भी डीजल में कम से कम 25 साल रहा हूँ, तो मुझे दोनों का कंपैरिजन अच्छे से मालूम है। तो उस हिसाब से इलेक्ट्रिक बसेस का यहाँ अच्छा प्रचलन रहेगा। अभी आपका बस कितना कंट्री में चल रहा है? जो हमारा ब्रांड यूराबस है, वो हम लोगों ने जो ये ब्रांड खोला था 2015 में, मतलब गाड़ियाँ देना। तो हमारे 3 लेवल के सीरीज है, हम इसको 1.0, 2.0 और 3.0 कहते हैं। तो 1.0 और 2.0 मोस्टली हम लोग यूरोपियन कंट्रीज में दिए थे, लेकिन जो 3.0 है, जो अभी का लेटेस्ट मॉडल है, हम लोगों की ऑलरेडी गाड़ियाँ कजाकिस्तान में चल रही है। हमने ऑलरेडी इंडिया में यहाँ पे मैन्युफैक्चर करके देना शुरू किया है। कितना रेंज में चल रहा है? 1-2? हाँ, तो ये रेंज है जैसे कजाकिस्तान का है, ऑलरेडी 30 गाड़ियाँ वहाँ चल रही है ऑलरेडी, और हमें ऑर्डर वहाँ पे 500 के ऊपर वाला ऑर्डर है। और जो इंडिया में है, हमारी ऑलरेडी 27 गाड़ी यहाँ पे आई है, मतलब चल रही है। 27 गाड़ी हम लोग हमारे ट्रायल्स पे चल रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें जिस देश से भी ऑर्डर्स मिले हैं,
चूंकि वहाँ पे हम प्लांट बनाना चाहते हैं तो इसलिए समय ले रहा है, लेकिन हमारी ऑलरेडी गाड़ियाँ 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है, हमें परफॉर्मेंस मालूम है, और चूंकि हमारा खुद का डिज़ाइन सेंटर है तो हम लोग कंट्री के हिसाब से, टेरेन के हिसाब से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे ये पब्लिक और इन्वेस्टर के लिए डीजल और पेट्रोल गाड़ी से क्यों बेहतर होती है इलेक्ट्रिक कार? तो मुझे आपको एक थोड़ा सा छोटा सा उदाहरण देना पड़ेगा। जैसा कि डीजल का जो व्हीकल है, हम एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि एक 50 लाख का अगर डीजल का गाड़ी है तो इलेक्ट्रिक का गाड़ी जो है कम से कम 2 करोड़ के आसपास होता है, मतलब सेम टू सेम में। मैं एक छोटे से एग्जांपल में आपको बता दूंगा कि जैसे डीजल का प्राइस अगर 100 रुपया है और 3 किलोमीटर गाड़ी डीजल की चलती है तो आपका पर किलोमीटर पे 33 रुपए का खर्चा होता है 1 किलोमीटर बस चलाने में। आप इलेक्ट्रिक गाड़ी को कंपेयर करोगे, भले महंगी है 4 गुना, लेकिन आप ये देखोगे कि अगर 1 किलोमीटर चलाना है इलेक्ट्रिक गाड़ी को तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 रुपया लगता है। मतलब हर किलोमीटर इलेक्ट्रिक बस चलाने में आपको 25 रुपए का आपको बचत होती है, सेविंग होती है, बचत होती है। तो और एक जो गाड़ी की लाइफ होती है वो 7 लाख से लेके 10 लाख किलोमीटर तक होती है, इलेक्ट्रिक बस, डीजल बस की भी। तो अगर 7 लाख भी आप लेते हैं और 25 रुपए का सेविंग है, मतलब 1 करोड़ 75 लाख का सिर्फ सेविंग आपको ईंधन पे ही आता है। तो उसी से जस्टिफाई हो जाता है। और फिर मेंटेनेंस में जो इलेक्ट्रिक बसेस होती है उसमें सिर्फ 8 ही 9 पुर्जे मूवमेंट वाले रहते हैं। डीजल बसेस में तो इतना ज़्यादा मूवमेंट रहता है, इंजन होता है, गियरबॉक्स होता है, वेयर एंड टेयर होता है, आवाज़ रहता है। तो ये सब पोल्यूशन, ये सब मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस में भी कम से कम हर किलोमीटर में 10 रुपए का फर्क आता है रफली, इधर उधर थोड़ा 1 रुपया ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो आप अगर 7 लाख का देंगे तो 70 लाख का इसमें भी फर्क है। तो आप पूरा देखेंगे, अगर 8 साल का TCO, जिसको हम टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बोलते हैं, जो कि दुनिया में लाइफ ऐसी गिना जाता है किसी भी गाड़ी का, तो इसमें भयंकर सेविंग है इलेक्ट्रिक बसेस में, और इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है। सबसे जो दिक्कत है, आप बोलेंगे कि फिर क्यों नहीं सब लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते हैं, क्योंकि इसका 4 गुना ज़्यादा प्राइसिंग है। तो इनिशियली इन्वेस्ट करने में लोगों को संकोच होता है, नंबर 1। सेकंड, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप अगर डीजल और पेट्रोल गाड़ी अगर आप लेते हैं तो इतने पेट्रोल पंप है आपको कि हर 5 किलोमीटर में, 2 किलोमीटर में पेट्रोल पंप है, तो आप भर सकते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी में आपको चार्जिंग स्टेशंस, और जैसे हम लोग चार्जिंग टाइम, मोबाइल जैसा अपन रात को चार्ज करके रखते हैं ताकि दिन भर हमारा काम आए, तो इसमें थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए चार्जिंग के लिए, फॉर श्योर आज की तारीख में। लेकिन 3-4 साल बाद अगर आधा पॉपुलेशन इलेक्ट्रिक गाड़ियां, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और कार्स और बसेस यूज करने लग गए, तो जैसा आज पेट्रोल स्टेशन है वैसे कल चार्जिंग स्टेशन भी हो जाएंगे और फिर सुविधा होगी लोगों को। और आजकल इतने हाई चार्जर्स आए हैं कि एक गाड़ी आधे घंटे में भी 80% चार्ज हो सकती है, यानी वहाँ उतने बड़े चार्जर्स भी अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से समय के हिसाब से लोगों को ये बदलाव आएगा, और ये चूंकि अच्छा इन्वायरमेंट के लिए है, और गवर्नमेंट का सपोर्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में और हमारा सपोर्ट इनिशियली जो हाई कॉस्ट है उसको अगर हम फंडिंग करवा पाए तो इसका प्रचलन काफ़ी अच्छा रहेगा। 3-4 साल के अंदर पूरा मार्केट में ये छाएगा, ऐसा हमारी उम्मीद है। क्यों ये इलेक्ट्रिक बस क्यों इतना महंगी होता है? इलेक्ट्रिक का जो मेन जो कॉन्स्टिट्यूट है वो 2 ही चीज़ें हैं, एक तो बैटरी और ये स्टार्टर मोटर और जो कंट्रोलर्स होते हैं। बाकी तो बॉडी एक्सल तो सेम डीजल बस जैसा ही होता है। आज जो बैटरी का है वो 40 से 50% जो गाड़ी का खर्चा है वो बैटरी का है, तो उसी के कारण ये महंगा है। तो मेरे हिसाब से हमने जब ये शुरू किया था 2015 में, तो हर किलोवाट कम से कम $400 में 1 किलोवाट बैटरी मिलती थी, और एक गाड़ी में 300 किलोवाट होता है। लेकिन आज उसी की कीमत घट के $200 पे आ गई है किलोवाट में। मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट 3-4 साल में जब पूरी दुनिया गाड़ियाँ चलाना शुरू करेगी तो बैटरी के प्राइसेस और कम होंगे। तो ये बड़ा अच्छा बात है कि डीजल की गाड़ियों के रेट्स बढ़ते जाएंगे और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्राइस घटते जाएंगे, क्योंकि बैटरी 40 से 50% उसका कॉस्ट होता है, और वो कॉस्ट आधा होने की उम्मीद है 3-4 साल में। तो ये सबसे अच्छा है कि
एक आपने गणित नहीं देखा होगा कि अपन बढ़ते हुए कीमत में देखे, लेकिन ये पहली बार आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे गाड़ी की कीमत घटने वाली है समय के हिसाब से। तो हमें लगता है कि आज वो बैलेंसिंग पॉइंट आ गया है, लेकिन फ्यूचर में और बेनिफिशियल होगा इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने में, क्योंकि बैटरी के प्राइसेस बहुत कम रहेंगे। अभी आपका ये बस है ना, दुनिया में बहुत इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन कंपनी है, उससे क्यों आपका कंपनी बेहतर है? तो उसमें 3-4 चीज़ें हैं। एक बेहतरीन का वजह यह है क्योंकि हमारी चूंकि डिज़ाइन हमने जर्मनी में डिज़ाइन किया है, तो जो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स है, जो दुनिया के बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है, उसको हम लोग फॉलो करते। तो एक तो वो वजह हो गई कि हम लोग स्ट्रिक्ट यूरोपियन नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। सेकंड थिंग, अगर आप दुनिया में कहीं पे भी देखेंगे, कोई भी गाड़ी रहो या कोई भी मशीन रहो, ज़्यादातर ये यूरोप और खासकर जर्मनी से आते हैं। और हमारी कंपनी चूंकि जर्मनी की है, तो वहाँ के हमारे को जो पार्ट्स का सप्लाई है या जो डिज़ाइन का सपोर्ट है वो बेहतर है। इवन जो चाइनीज़ गाड़ियाँ बनती है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, सिर्फ बैटरी वहाँ की है, बाकी अगर आप एक्सेल्स लोगे या सिमन मोटर्स लोगे या कंट्रोलर्स लेंगे तो मोस्टली जर्मन कंपोनेंट्स ही लगते हैं। जो चूंकि हम जर्मनी कंपनी हैं, तो हमने बेहतरीन कंपोनेंट्स का मिलाप किया है। थर्ड, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग 8 साल गाड़ी चलनी चाहिए उस प्लानिंग के हिसाब से डिज़ाइन किए हैं, ताकि, और वही भरोसा है कि हम फंड भी कर रहे हैं। हमारे को हमारे गाड़ी पे भरोसा है करके हम 8 साल का फंडिंग भी दे रहे गाड़ी पे, यानी जहाँ पे भी ज़रूरत है। तो समरी में मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जर्मन डिज़ाइन है, हम जो स्ट्रिक्ट यूरोपियन रूल्स है उसके पूरे फॉलो करते हैं। और थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा चूँकि प्रोडक्ट का नॉलेज ज़्यादा हो गया, क्योंकि हम लोग खुद ऑपरेट करते हैं बसेस, तो हम सिर्फ गाड़ियां बनाते नहीं हैं, हम गाड़ियां ऑपरेट भी करते हैं। तो हमें बहुत नॉलेज है डे टू डे का, और वो पूरी जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हम गाड़ी के डिज़ाइन में फिर से लाके उसको और रोबस्ट बनाते हैं। तो इसलिए हमारा प्रोडक्ट बाकियों से बेहतर रहेगा, ऐसा हम समझते हैं। हर कोई अपने प्रोडक्ट को अच्छा बोलता है, लेकिन हमने टेक्निकली देखा है कि हमारा प्रोडक्ट बेहतर है बाकियों के कंपैरिजन में। आप ये उधर से नेपाल में 2-3 बार आ गया है जी। अभी कभी से नेपाल में आपका यूरा बस नेपाल में संचालन में आएगा? तो नेपाल तो ये मेरा तीसरा विजिट है, और हम लोग का नेपाल प्रोजेक्ट बहुत दिल के करीब है। एक तो इंडिया से करीब भी है और हमारे लिए ये, तो मुझे लगता है कि बाय नवंबर एंड यहाँ पे पहली 20 गाड़ियाँ आनी चाहिए रोड पे, और मोटा मोटा ऑपरेशंस के लिए एक 15-20 दिन लगेगा। तो मुझे लगता है कि दिसंबर फर्स्ट वीक ये साल में 20 गाड़ियाँ आपको काठमांडू में मिलेंगी यहाँ देखने के लिए, और हम और 80 गाड़ियाँ यहाँ पे नेक्स्ट क्वार्टर में भेजने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जनवरी से मार्च के बीच 2022 में और 80 गाड़ी भेजेंगे। और हमारा जो MOU हुआ है सुंदर यातायात के साथ, वो 500 गाड़ी का हुआ है। लेकिन हम चाहते कि ये 100 गाड़ी के बाद हम लोग सिर्फ यहाँ किट भेजे, ताकि हम हमारे यहीं के प्लांट में हम यहाँ पे उसको असेंबल कर पाए। तो मेड इन नेपाल 101 गाड़ी के बाद हम चाहते हैं कि मेड इन नेपाल गाड़ी बने। तो ये अब आज का हमारा रोड मैप है। अभी आप ये टाइम में मिनिस्टर से और गवर्नमेंट का आदमी से भी मिला है, जी। क्या रिस्पॉन्स है उसका? तो मैं फ्रैंकली बताऊंगा कि मैं 30 से 35 कंट्रीज पूरे देखता हूं इस इलेक्ट्रिक बस के बिजनेस में। जो रिस्पांस आपके यहाँ से मिनिस्ट्री से मिला है बड़ा पॉजिटिव रहा है। मतलब सब लोग, एक तो हमको ईवी गाड़ी बेचने की जरूरत नहीं है, उनको मालूम है ईवी गाड़ी का क्या बेनिफिट्स है। वो लोग काफ़ी नॉलेजेबल है, उनको मालूम है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का पावर लगता है। और जो खास मुझे यहाँ लगा कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट बनाएगी, ये उनका विजन भी है। मतलब मैं वो सोच रहे हैं। तो मैं जब लुम्बिनी में प्लांट के लिए गया था, जमीन देखने के हिसाब से जब हम लोग गए थे, और वहाँ के हम लोग पॉलिटिकल लीडर्स और ब्यूरोक्रेटी से मिले थे उनसे, तो हमें अच्छा लगा जब वो बोल रहे कि हमें कितना चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, कितना पावर का रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि हर कोई यहाँ पे एक्साइटेड है, और इलेक्ट्रिक बस को कैसे प्रमोट करना है या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कैसे प्रमोट करना है, इस पे विचार हो रहा है। तो एक बहुत अच्छा हमारे लिए फीलिंग है। और ये दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे यहाँ लगा, जो कि बाकियों में नहीं है,
यहाँ पे फंडिंग का जो इनिशियल फंडिंग का जो है, जो एक मेन मुद्दा होता है, यहाँ पे आपके बैंक्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है। मतलब हम लोग जब इनिशियल डिस्कशन किए तो वो लोग कहे कि पहले कुछ शुरुआत की गाड़ियों के लिए हम भी फंडिंग कर देंगे। मतलब एक पॉजिटिव रिस्पांस है बैंकिंग सेक्टर से भी, जो कि मैं काफ़ी देशों में नेगेटिविटी देखता हूँ। वो कहते हैं कि हमें एक्सपीरियंस नहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल का, कि ये कैसे चलेगा, कितना लाइफ है। बट मैंने यहाँ के बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत अच्छी बात देखी है कि वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, रिस्क थोड़ा बहुत लेना चाहते हैं। और जो तरह के बैंकिंग सेक्टर ने हमसे सवाल किए कि इसका मेंटेनेंस कैसे होगा, बैटरी मैनेजमेंट कैसे होगा, मतलब ये पॉजिटिव इंडिकेशंस है कि इवन बैंकिंग सेक्टर भी इंटरेस्ट है ईवी व्हीकल को प्रमोट करने में, गवर्नमेंट के साथ साथ ये भी। और यहाँ तो आपको मालूम है कि यहाँ पे इतने यातायात कंपनीज है, यहाँ पे इतना ऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो मेरे हिसाब से अगर 3-4 यातायात वाले अगर सक्सेसफुल हो गए तो क्यों वो शिफ्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सब रिप्लेस होगा, सब रिप्लेस भी होगा, क्योंकि ये फायदेमंद भी है कंट्री के लिए, इन्वायरमेंटल के फायदेमंद है और ऑपरेशंस के हिसाब से भी फायदेमंद है। अभी आपको लगा नेपाल में सब लोग अंडरस्टैंडिंग है कि ईवी व्हीकल नेपाल के लिए अच्छा है? उसमें मैं आपका भी थोड़ा सहयोग चाहूँगा, क्योंकि मीडिया का बहुत अच्छा रोल रहता है एजुकेशन करने में। तो आज जो अपन शुरुआत कर रहे हैं ये भी उसी के पहल है कि आप जितना इसको प्रचलित करेंगे, और इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जितने उनके एंजाइटी है, मतलब फियर, डर है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी बीच में कहीं रुक जाएगी तो क्या होगा, तो उसके टेक्निकल आंसर्स भी है। तो मीडिया का मेरे हिसाब से काफी बड़ा रोल रहेगा आने वाले 1 साल के अंदर। आपको ज्यादा इसके बारे में प्रमोट करना है कि क्या ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं, कैसे उसको टैकल करना है। तो मीडिया का मेरे हिसाब से काफी रोल रहेगा इसमें, और मैं जरूर आप लोगों से निवेदन करूंगा और आपके थ्रू मैं मीडिया को भी निवेदन करूंगा कि वो लोग समय थोड़ा इस पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि आप लोग ही लोगों की सोच को बदल सकते हो, क्योंकि आप में वो ताकत है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये आपका भी एक ईवी बसेस को प्रमोट करने प्रति आपका भी एक रिक्वायरमेंट है और आप करेंगे ऐसे, मैं आपसे निवेदन करूंगा। अभी नेपाल में आप इलेक्ट्रिक बस और सुंदर यातायात ले रहा है नेपाल में आपके साथ में जी। दूसरा कोई इंपोर्टर और दूसरा कोई जो नेपाल में अब इंपोर्ट का काम कर रहा है, वो लोग सीधा आपसे लेना चाहता है तो क्या प्रोसेस है? तो हमारा तीन तरीके का रिलेशनशिप हुआ है। एक तो सुंदर यातायात है जो आप जानते हैं कि जो बसेस चलाते हैं, और एक है सुंदर इंजीनियरिंग जो कि गाड़ियां बनाएगा। लेकिन एक बीच में हमारा और एक समझौता हुआ है जो कि सुंदर ट्रेडर्स के साथ। तो सुंदर ट्रेडर हमारी ब्रांड की गाड़ियां किसी भी प्राइवेट ऑपरेटर को दे सकता है। अगर कोई प्राइवेट ऑपरेटर चाहता है तो सुंदर ट्रेडर्स के थ्रू वो गाड़ियां ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई इंपोर्टर डायरेक्ट आपसे लेना नहीं सकता है, ऐसा एग्रीमेंट? क्योंकि हमने चूंकि अभी सुंदर यातायात के साथ एक रिश्ता बना दिया है, तो एज अ OEM हम सुंदर यातायात के साथ बने रहेंगे, ताकि, लेकिन हम ऑप्शंस बंद नहीं कर रहे। मतलब हम ये नहीं कि सुंदर यातायात को ही एक सिंगल कॉम्पिटिटर बना रहे। कोई भी गाड़ी हमारी सुंदर ट्रेडर्स की तरफ से ले सकता है, तो आउटराइट सेल भी है और हम लोग उसमें मदद भी करेंगे। डायरेक्ट हम चाहेंगे नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ गाड़ी खरीदना नहीं है, गाड़ी खरीदने के बाद उसका जो मेंटेनेंस है, जो टेक्निकल सपोर्ट है, हम चाहते हैं कि विभाजन के बजाय एक जगह पे अगर वो सम्मिलित हो तो सबके लिए भी फायदेमंद रहेगा। तो गाड़ियां ले सकते हैं, हमारे पार्टनर जो है सुंदर ट्रेडर्स, उनके थ्रू वो गाड़ियां ले सकते हैं ताकि उनको अच्छा टेक्निकल सपोर्ट मिले। अच्छा जी। अभी वो नेपाल में आने वाला 20 गाड़ी है ना, वो कैसा उसका डेकोरेशन, कितना आदमी बैठ सकता है, क्या है उसका? तो जो अभी 20 गाड़ी आ रही है वो 8.5 मीटर की बसेस है, मतलब वो मिनी बसेस टाइप है, 8.5 मीटर वाली। वैसे सिटिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है उसमें, लेकिन हमने 21 सीट से लेके 31 सीट तक उसमें ऑप्शंस है। इन्हें जिस तरह का भी आप लेआउट है सीट्स का लग सकते हैं। कुछ लोग 21 सीट रख के खड़े रहने के लिए ज्यादा जगह चाहते हैं, कुछ लोग 31 सीट भी रखते हैं और उसमें कम जगह होती है लोगों को खड़े होने में। तो हम लोग डिजाइन फ्रेंडली है, मतलब हम 21 से लेके 31 सीट तक क्लाइंट का जैसा रिक्वायरमेंट है। तो अभी हम यही बात कल कर रहे थे कि ये किस रूट पे चलेगी।
इलेक्ट्रिक बसेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि किस रूट पे चल रही। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आउटर रिंग रोड में 14 गाड़ियाँ चलेगी और 6 गाड़ियाँ हमारे प्लांट लुम्बिनी में चलेगी, मतलब उस एरिया में। तो उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कैसा सीटिंग चाहिए और हम 21 सीट से लेके 31 सीट तक जो भी कॉम्बिनेशन कस्टमर्स को चाहिए वो हम दे सकते हैं, क्योंकि हम खुद गाड़ियाँ बनाते हैं तो हमारे लिए सीटिंग लेआउट कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोला तो अभी ये रिंग रोड और छोटा छोटा लोकेशन में चल रहा है। जी जी। लंबा लोकेशन के लिए क्या है अभी, जैसे एक बार आपको गाड़ी फुल चार्ज किया ना, कितना किलोमीटर तक चल तो सकता है? चूंकि ये 175 किलोवाट से लेके 200 किलोवाट वाली बैटरी है, इसमें नॉर्मली होता है कि 20% रिजर्व रखा जाता है। तो जो शुरुआत में ये गाड़ी कम से कम 140 से 150 किलोमीटर सिंगल चार्ज में चल लेगी। जैसा रात को आपने चार्ज कर दिया तो 140 के ऊपर चल सकती है। लेकिन जब आपका 7-8 ट्रिप होते हैं जैसे काठमांडू में, तो 2 ट्रिप के बाद जब लंच ब्रेक होता है तो उस 15 मिनट या आधे घंटे का जो भी टाइम होगा जैसे शेड्यूल के हिसाब से, तो हम टॉपअप भी कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हर गाड़ी 8.5 मीटर वाली कम से कम दिन में 180 किलोमीटर चले। तो उसके लिए वो बैटरी कैपेसिटी सफिशिएंट है और फ्यूचर में भी वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हम ऐसा बनाएंगे कि जब वो गाड़ियाँ ट्रिप करने के बाद आएगी और थोड़ी देर रुकेगी, उस देर में भी जैसा अपन मोबाइल बीच बीच में चार्ज कर लेते थोड़ा बहुत, तो वैसे चार्ज करने की फैसिलिटी भी रहेगी। तो फिर आपको 1 से 50 तक होएगा तो फिर नेपाल का दूर दूर का लोकेशन में, जैसा इधर से काठमांडू से पोखरा, काठमांडू से बुटोल, काठमांडू से चितौन, ये तो बहुत मुश्किल होता है ना। तो हम लोग इसमें 3 मॉडल दे रहे हैं। ये तो मैं पहले 20 गाड़ी की बात किया हूँ। जो बात की 80 गाड़ियाँ हैं उसका जो नॉर्मल अभी ब्रेकअप है, 8.5 मीटर वाली 20 गाड़ी देंगे, 10.5 वाली 30 देंगे और 12 मीटर वाली 30 देंगे। तो 12 मीटर तक हम गाड़ियाँ देने वाले हैं पहले 100 गाड़ियों में। तो सपोज कीजिए कि यहाँ से बुटवाल का राउंड ट्रिप 200 किलोमीटर का होता है, तो 12 मीटर की बस जा सकती है, 10.5 मीटर की बस जा सकती है। कितना है उसका बैकअप? तो 300 किलोवाट का उसमें बैटरी रहेगा। मतलब इन छोटे गाड़ियों का अगर 175 से 200 किलोवाट है तो वो 300 किलोवाट है। मतलब सिंगल चार्ज में 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर चल जाएगी। तो एक्चुअली अगर आपको काठमांडू टू बुटवाल और बैक करना है एक ट्रिप, तो या एक साइड, तो 200 किलोमीटर एक ही सिंगल चार्ज पे चले जाएगी। और जब बुटवाल जाएगी और वहाँ पे जो भी बस स्टॉप होगा वहाँ पे आप दोबारा उसको चार्ज कर सकते हो और वो फिर से वापस काठमांडू आएगी। तो यहाँ पे रूट प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो बड़े बसेस है 10.5 मीटर और 12 मीटर कम से कम 250 से 300 किलोमीटर हर दिन चले तो वाइबल होगा, क्योंकि बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा पे कॉस्टिंग भी ज़्यादा होगी। तो इसलिए अपने को ज़्यादा किलोमीटर चलना चाहिए और ज़्यादा पैसेंजर्स ले जाना चाहिए। तो उसमें आप लोग 45 पैसेंजर भी ले जा सकते हैं बैठ के। तो हमारे पास सब कॉम्बिनेशंस है। और पहले 100 गाड़ी में जब 8.5 मीटर और जब 10.5 मीटर और 12 मीटर की गाड़ी आएगी, फिर आप ही लोग डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस रूट में चलाना है और कौन सी गाड़ी चाहिए। फिर बाद की जो 400 गाड़ी है हमारे थ्रू, जो भी किट के थ्रू बनेगी, क्योंकि चेसिस सेम रहता है मोरली एग्रीगेट, तो आप कितना भी लेंथ का आप रूट के हिसाब से गाड़ी अपनी बना सकते हो। बस आप महत्वपूर्ण समय दिया है। अंत में आपका कुछ बात बोलना है? तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने जैसा कहा था कि गवर्नमेंट की काफ़ी दिलचस्पी है, बैंकिंग सेक्टर की दिलचस्पी है। आज मैं पहली बार नेपाल में इस विषय पे आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों का सहयोग चाहिए, तो ये तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट है। मीडिया का सपोर्ट चाहिए। सेकंड थिंग, मैं इस माध्यम से पूरे नेपाल के वासियों को बोलूँगा कि जितना हो सके जितना जल्दी वो पोल्यूटिंग व्हीकल से इलेक्ट्रिक बसेस का ज़्यादा यूज़ करे। और हमारा संकल्प ये है कि पर्सनल कार या पर्सनल टू व्हीलर के बजाय जितना ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेस आएगी और उतना ही कम पोल्यूशन और ट्रैफिक कंजेशन कम होगा। तो मेरा निवेदन सभी वासियों से है नेपाल के कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें और उसमें भी इलेक्ट्रिक बसेस यूज़ करें, ताकि ये जो पोल्यूशन और ये जो ट्रैफिक कंजेशन, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। धन्यवाद। मैं आपको भी पर्सनली धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने जो इंटरेस्ट ईवी बसेस पे दिया है और कॉसिस ई मोबिलिटी यूरोबस के ब्रांड को आपने मीडिया के मंच पे लाया है। धन्यवाद। महत्वपूर्ण समय के लिए थैंक यू।